नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के एग्ज़ाम में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आज तक जितने सवाल पूछे गए, हमने वो सवाल इम्पॉर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीट भी होते हैं और आ सकते हैं, उसको हमने लिया हुआ है। ये बीपीएससी टीआरई के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। साथ ही किसी भी एग्ज़ाम में जो पॉलिटी आता है जहाँ, उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान को अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो ये क्लास आपके प्रैक्टिस क्लास के रूप में भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना समझा दें। भारत का संविधान आप जानते हैं 26 नवंबर को 1949 को बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, भारत की प्रस्तावना जो अभी हम कहेंगे ना, इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आते हैं। आप आज के क्वेश्चंस में देखेंगे तो एक बार इत्मीनान से, धैर्य से भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनते हैं, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को जो पारित हो गया और यही हमारे संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना प्रियम्बल बना। स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में लिखा है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ब्रैकेट बंद को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म अर्पित करते हैं। फिर 284 लोगों के साइन संविधान में। ये 2-3 बार और सुनिएगा आप। एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात है कि इससे जो भी मैंने कहा है, कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से जुड़े 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, बेरुबारीवाद, बेरुबारी केस, केशवानंद भारती वाद और एसआर बोम्मई केस। आपको इम्पॉर्टेंट बात समझा दे कि बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। जबकि केशवानंद भारतीवाद में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि भारत की प्रस्तावना भारतीय संविधान का ही हिस्सा है, अंग है। क्यों है, इस पर बहुत डिटेल चलता है, क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्वेश्चन करने के लिए, और इसमें संशोधन भी संभव है। और इसी में 1976 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन से प्रस्तावना में आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। इसमें आप जानते हैं 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक बार उन शब्दों पर भी ध्यान देंगे। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन से, 1976। और ये 3 शब्द कौन से हैं? तो आप जानते हैं, पहला जो मैंने अभी बताया, समाजवादी, ये शब्द जुड़ा नहीं था। समाजवादी, समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन हमारे संविधान शुरू से ही समाजवाद को फॉलो करता है। लिखना और समाजवाद को फॉलो करना में थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग के संविधान में डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार है, कई सारे ऐसे भाग हैं जहाँ से हमें ये समझ आता है समाजवादी तो थे ही, बस लिखना रह गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। आप देखेंगे कि भले पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में लिखा, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड भले प्रस्तावना में नहीं लिखा था, लेकिन आर्टिकल 25 से लेकर 28, 29 और 30 साफ रूप से क्लियरली बताता है कि भारत का संविधान शुरू से ही, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी मंशा ही थी भारत को एक सेकुलर समाजवादी
पंथ निरपेक्ष बनाने में। हालांकि ये वर्ड जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और तीसरा शब्द जो आपको याद रखना है, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। अखंडता, देखिए कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं। देखिए इस पे कितने सवाल बन सकते हैं, इस सवाल को आप देखिए कि कितने सवाल बन सकते हैं। भारतीय पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से कितने सवाल आज तक आए हैं। हम लोग एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। कई बार बीपीएससी का एग्जाम में का सवाल पूछा हुआ दरोगा में रिपीट हो जाता है। तो चलिए एक बार करते हैं, और आप पढ़े हुए हैं तो एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश भी करिए, साथ के साथ करते हैं। हमने लाइव क्लास नहीं दिया क्योंकि कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हमने सोचा कि रिकॉर्ड करके इसको जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा आपको आउटपुट दिया जा सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगे तो सराहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, एक सेकंड समझिएगा मेरी बात को, सुनते रहिएगा। 26 नवंबर आप जानते हैं संविधान लागू बन के तैयार हो गया था 1949 को, और आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से बैठक स्टार्ट हो गया था संविधान सभा का। टोटल आप देखेंगे कि बीपीएससी में ये भी सवाल आया हुआ है, टोटल कितने दिन लगा, तो आप कहेंगे 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, तब जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ। और 26 नवंबर को भी मैंने बोला था प्रस्तावना में कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। कुछ संविधान के अनुच्छेद यहीं लागू कर दिए गए। इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर को कुछ ही हुआ, लेकिन 26 जनवरी को 1950 हमारा देश संविधान पूर्णतः लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र बना। अब इस बात को समझिएगा, इसीलिए गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, क्योंकि हम लोग गणतंत्र बने। हमारे यहाँ के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो वंशानुगत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि आप सुन लीजिए ताकि एकदम आसान हो जाए। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा हल्का ये भारत की का नक्शा, एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। आप देखोगे कि यही पाकिस्तान आज का है, पहले तो इंडिया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है मानसरोवर झील से, आप इसका नाम जानते हो सिंधु नदी। और सिंधु नदी में एक नदी यहाँ से आके मिलती है झेलम चिनाब रावी, एक नदी है रावी। आप जानते हो रावी नदी जब सिंधु में जैसे इधर जा रही है, यहीं पर रावी नदी के किनारे लाहौर है पाकिस्तान का। लाहौर, अब सुने हैं ना, कब गुजरा अमृतसर कब जाने लाहौर आया, मैं उत्थे दिल अभी छोड़ना नहीं है। अभी हाँ देखो, लाहौर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1929 में 31 जनवरी 1929, 31 दिसंबर, सॉरी पार्डन, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, रावी रिवर, और कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। और आपको याद है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता, बहुत अच्छा मैं सुन पा रहा हूं आपको, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1929 में, और 1929 में लाहौर में जब अधिवेशन कर रहे हैं, तो इन्होंने पहली बार कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कहां से करी थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज जब हमने मांग रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो कहा कि आज से 25 दिन बाद हम लोग पूरे भारत को एक करेंगे और कहेंगे कि 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाइए। देखो भारत 1947 में आजाद हुआ है। स्वतंत्रता दिवस, ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भारत ने मनाया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस जब भारत ने 26 जनवरी 1930 को मनाया, तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्रता दिवस नहीं भूलना चाहते थे। संविधान निर्माता ये स्वतंत्रता दिवस नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए, ये हमारे इतिहास का गौरवशाली क्षण था जब अंग्रेजों के शासन में भी हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। और बताइए इसको कैसे भूला जा सकता था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद हमने कहा कि कोई बात नहीं, नवंबर खत्म हो गया है,
दिसंबर और बाद जनवरी है, बस इतना रुक जाते हैं, इसी दिन संविधान को लागू करेंगे। किस लिए? पहले स्वतंत्रता दिवस को कोमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए। महत्वपूर्ण है। इस दिन को भूल जाते तब सर, इस दिन को ना भूलो, इसीलिए इस दिन को विधि दिवस मनाते हैं। और आप जानते हैं मोदी जी ने इसका कहा कि विधि दिवस क्यों मनाते हो, इसको संविधान दिवस बोलो। 2018 से इसे संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। 25 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस। अगर हम आपसे सवाल पूछे अब कि 26 जनवरी के दिन, ध्यान दीजिए, 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय, ये निर्णय लिखा हुआ है दोस्तों, निर्णय प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, निर्णय किसके लिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सही हो गया कि नहीं? अब देखिए, इतना समझने के बाद आपने कहा एकदम डायरेक्ट सही है, और आप पहले जानते हैं, मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट ने तो कहा होगा एकदम सही है। बहुत बेहतरीन। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये इस सवाल को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। ध्यान दीजिए, हम लोग एकदम कंप्लीट डिस्कशन भी करते रहेंगे तेजी में। भारतीय संविधान में शामिल है, अगर आपने ये क्वेश्चन, ये वीडियो भी पढ़ लिया अच्छे से ना, तो एग्जाम में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, और पीटी में तो कम से कम नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। इस क्लास को अच्छे से ले लीजिए, तुम तो बस ले लो क्या। भारतीय संविधान में शामिल है, आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। अभी हमने इस बात पर डिस्कस किया, और जब संविधान पूर्णतः लागू हो गया, पूर्णतः लागू हुआ, तो वो 26 जनवरी 1950 था। अगर हम इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 को आप कहेंगे कि सर यही मूल संविधान है, यही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, बार बार मूल संविधान और वर्तमान संविधान बात में आएगा। इसी को मूल संविधान कहते हैं जो उस दिन लागू हुआ, और जो आज की बात है ना, वो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्तमान संविधान है। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, तो संविधान में आप जानते हो कि जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में, जल्दी बोलो, 22 भाग थे। 22 भाग थे। और अगर मैं बोलूं अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी, अनुच्छेद कितने थे दोस्त और अनुसूची कितनी थी संविधान में, तो आप कहेंगे एकदम क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनुच्छेद थे 395 और अनुसूची थी 8। लेकिन वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 तो भाग हैं, 478, आज के डेट में 478 अनुच्छेद हैं। और अगर मैं बात करूं अनुसूची की दोस्तों, तो आप कहेंगे अनुसूची की संख्या 12 हो चुकी है। आप जानते हो भाग की अगर मैं बात करूं, तो आप कहेंगे भाग 22 थे, लेकिन आप जानते हैं 9वां भाग और 7वां भाग दोनों को डिलीट कर दिया गया था। तो 9वां भाग डिलीट कर दिया गया, 7वां भाग डिलीट कर दिया गया, तो 2 माइनस करोगे 20 बचा। उसके बाद आप कहेंगे सर 1956 का बात है, 1957 का, 1957 का, दोनों भाग डिलीट कर दिया गया। उसके बाद आप जानते हो कि 5 भाग और नए आए। आप कहेंगे कौन कौन सा आ गया सर, तो आप जानते हैं कि हमारा 4 का कौ, 9 का नौ, 9 को फिर से लाया गया पंचायत के लिए, 9 का खौ, 14 का खौ, 3 2 5, ये 5 भाग और लाए गए। तो संविधान में आज भाग की संख्या कितनी हो गई? 25। ये संविधान के भाग की बात है। और हमने कहा कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची, 12 अनुसूची हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं आज भी संविधान में देखो यही सब जोड़ा गया, यानी अंतिम भाग तो आज भी 25वां ही है। अंतिम भाग तो 25वां ही है ना, सॉरी 22वां ही है। भाग की संख्या तय नहीं हुई है, संख्या में प्रैक्टिकली तो व्यवहारिक रूप से 23 नहीं है। तो हमको लगता है समझ गए होंगे। अनुसूची 8 की बात करें, अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। अनुच्छेद भी 305, आखिरी अनुच्छेद संविधान के पन्ने में आखिरी अनुच्छेद 395 ही मिलेगा। लेकिन क ख ए बी सी डी जो आता है ना, ये संविधान के अनुच्छेद को 477 के आसपास कर दिया है। भारतीय संविधान में शामिल हैं। आप कहेंगे सर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये देखो यही चीज लिखा हुआ है, यही चीज वहां पे लिखा हुआ है, कल को ये भी लिखा रह सकता है। सारे सवाल आप लोग कर लेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए। संविधान में है 395 अनुच्छेद हैं, 395, 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल, 400, अगला क्वेश्चन गलत आ गया दोस्तों, यहाँ 395 अनुच्छेद। माफी चाहूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसके लिए बहुत माफी चाहूंगा। आगे
संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची। आप जानते हैं भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, यही रिवीजन क्लास है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में सूची यानी शेड्यूल दिया हुआ है, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट माने सूची, ये है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, अगला बोलिए, वाह, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। अगर हम बात करें कि सर संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे संघ सूची में पहले 97 विषय थे, आज 100 विषय हैं। देखो 102 भी एक बार हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 2023 में 100 विषय हैं। ये वर्तमान की बात हुई। अगर मैं बोलूँ राज्य सूची में, तो पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय आ गए। और अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं, तो कहोगे सर 47 विषय थे, आज 52 विषय हो गए। 47 से कितने हो गए, 52। और आप देखो राज्य सूची में, संघ सूची समझ रहे हैं ना, जनगणना पे कानून कौन बनाएगा, जनगणना कौन करवाएगा, संघ सूची। बिहार पुलिस किसके अंदर है, राज्य सूची। शिक्षा पे कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची। आप कहेंगे सर कि शिक्षा पे कानून समझ रहे हैं ना, बीएसईबी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड भी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं कि कुछ कुछ जो बच गए, जो कुछ बच गए थे दोस्त, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको अवशिष्ट सूची कहते हैं, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। और रेसिडुअरी लिस्ट की बात करें, अवशिष्ट सूची की बात करें, तो अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगर संसद नहीं लिखा है तो केंद्र लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं। क्लियर है। अवशिष्ट सूची में इंटरनेट आ गया, इंटरनेट उस समय था, कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, उस समय था ही नहीं जब संविधान बन रहा था उतना ज्यादा, तो एकदम। तो सवाल देखिए, संघ सूची में कितने विषय, आप कहेंगे शुरू में 97 विषय। राज्य सूची में कितने विषय, राज्य सूची में सर, राज्य सूची में 66 थे, 61 हो गए, 66 थे। समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गए। समवर्ती सूची में 47 से 52, कौन सा आंसर आ जाएगा, एक का ए है, दो का सी है, एक का ए, दो का सी, तीन का बी, सही है क्या। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे। 4 के बाद हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे दोस्त। 5वां नंबर सवाल देखिए, ये कह रहा है निम्न शब्दों पर विचार करिए। विचार कर लेते हैं। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, क्रम में सजाना। याद करिए अभी बोले थे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च सत्ता हमारे पास है, सार्वभौमिक भी इसको कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शुरू में मैंने बोला है, अगर आप एक बार फिर से सुनने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं कर रहे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, लोकतंत्रात्मक, यही है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर ए। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, यही इसीलिए मैंने प्रस्तावना सुनाया था, कोई टाइम पास नहीं किया था दोस्तों, प्रस्तावना इसलिए सुनाया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, समाजवादी आपको मैंने ट्रायंगल बना के बताया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये 1976। आगे बढ़े दोस्तों, इसकी बात, अच्छा आप कहोगे सर ये ऑप्शन नहीं बताया 1978 वाला, सारा है क्वेश्चन है ही, मुझे पता है क्वेश्चन है ही, क्यों आपका टाइम खराब करना। आगे देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ध्यान दीजिए, नया राज्य, देखो बात को समझो, दो तरीके से। अनुच्छेद एक से, भाग एक की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम क्लियर कर लेते हैं। भाग एक में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आपने कहा अनुच्छेद 1 to 4 है सर, आर्टिकल 1 to 4 है। भाग एक में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है। अगर मैं 1 से 4 तक की बात करूं, तो आप जानते हैं 1 में क्या है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है, अगर बाहर से कोई राज्य भारत में प्रवेश होता है तब क्या होगा। 3 में क्या है, अंदर ही कोई नया राज्य बनाना है। तो 4 में क्या है, 4 में है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनने वाले कोई भी संशोधन अगर होगा तो वो अनुसूची 1 में प्रविष्ट हो, अनुसूची 1 में। और साथ में ही भाग 4 में ये भी, अनुच्छेद 4 में ये भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 यानी बाहर से कोई राज्य आया और अंदर ही कोई राज्य का हम लोग नामकरण चेंज किए,
या जगह मतलब क्षेत्र चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए, कुछ भी, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत होने वाला संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसीलिए 368 में तो विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन भारतीय ये जो अनुच्छेद 4 लिख दिए ना यहाँ पे, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाला संशोधन संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी साधारण बहुमत होगा, विशेष बहुमत नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन बात है। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए सारा चीज हम पढ़ाए हुए हैं, ध्यान दीजिए। नागरिक को प्राप्त अधिकार अगर बोले ना, तो 1 मिनट में आप मेरे साथ याद करिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त और गैर नागरिकों को नहीं, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त अधिकार की अगर बात करूं, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की बात करें, तो आप कहिएगा नागरिकों को प्राप्त। जैसे हम बोले तो कहना, देखिए सर ऐसे 15 लिखे, एकड़े हल्का से 16 बना दिए, देखो ना 15 को 16 बन जाता है कि नहीं बन जाता, 16 बना दिए। ये एक है, 6 को उल्टा दिए तो 19 बन गया, ये एक को बढ़ा दिए तो 29 बन गया, और एगो 29 के बाद 30। इतना को जो अधिकार देख रहे हैं ना फंडामेंटल राइट में, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ भारतीय, अब ये याद रखना आपको, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। ध्यान दीजिए, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप जानते हैं 19 का 1 में है, 19 का क्लॉज 1 में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें 19 का 1, 19 तो सर भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, सही है, ये तो सही है। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब जानते हैं 14 है, 14 सर नहीं, 14 तो दोनों को प्राप्त है, दोनों को। कह रहा है कि कौन नहीं है प्राप्त, तो ई वाला तो नहीं है, परंतु गैर नागरिक को, गैर नागरिक को भी प्राप्त है। कह रहा है कौन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये तो गैर नागरिक को भी है। अल्पसंख्यकों का अधिकार आप जानते हो, आर्टिकल 29 और 30, अल्पसंख्यकों को राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो आप कहेंगे सर 29, 30, हाँ सर 29, 30 तो भारतीय नागरिक को है, गैर नागरिकों को नहीं। अच्छा, मतलब ये गैर नागरिकों को नहीं है, ये भी गैर नागरिकों को नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21, जीवन और स्वतंत्रता आर्टिकल 21, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। और आप कहेंगे सर 21 सबको प्राप्त है, सबको, गैर नागरिक और नागरिक दोनों को। तो आपसे पूछ रहा है कौन गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो 1 नंबर और 3 नंबर सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं। ऑप्शन नंबर इसीलिए इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, हमारे देश के सबसे महान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में सबसे महान अटल बिहारी वाजपेयी को मैं मानता हूं, और सबसे महान राष्ट्रपति की बात करूं तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल। और आप देखेंगे कि अब्दुल कलाम जब हमारे राष्ट्रपति थे तो उसी समय 2005 की बात है, सॉरी 2004 की बात है, 2000 अगर मैं 4 की बात करूं दोस्तों, तो इसी समय भारतीयों को झंडा फहराने का अधिकार मिला, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। और इसी क्लॉज 1 के तहत आप जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें क्या क्या है, इसी में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इससे पहले झंडा नहीं फहरा सकते थे, यहीं पे आया, इसी में जोड़ा प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का 1, बोलने की बात है ना। आप जानते जो क्लास में पढ़े होंगे इसको मजा आया होगा, रंगा और बिल्ला, इसी में आए थे ना रंगा और बिल्ला। और अगर हम बात करें ओरिजिनल नाम है, और इसी में आप देखेंगे कि झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2000 में जोड़ा गया, 2000 ईस्वी में झंडा फहराने की स्वतंत्रता, 24 जनवरी 2000, आप पूरा जानना चाहते हो तो 24 जनवरी 2000। और झंडा के बाद आप यहीं पे ध्यान रखोगे आरटीआई भी इसी में है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आर्टिकल 19 के 1 में है, और आप देखोगे कि ये 2005 में आया। इतना याद रखना होगा दोस्त। अब आप बताइए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजी भवनों में झंडा फहराना,
झंडा फहराना किस में है? आर्टिकल 19 का 1 में। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऑप्शन नंबर बी। क्लॉज 1 डालना जरूरी है क्योंकि क्लॉज 2 में तो युक्त युक्त निर्बंधन की बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ हटा दिया, जी, इतने जो है ना ये स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता के अंदर है। जबकि अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 का 2, 3, 4, 5 ये युक्त युक्त निर्बंधन है। जो पूरा संविधान पढ़ेंगे वही जान पाएंगे। ध्यान दीजिए आगे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा का अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको जानना भी चाहिए दोस्तों। शिक्षा का अधिकार का मतलब राइट टू एजुकेशन। आप जानते हो कि यह पहले मौलिक अधिकार का नहीं जबकि ईपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा हुआ करता था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, आप जानते हो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसके तहत आरटीई को, राइट टू एजुकेशन को, आप जानते हो राइट टू, आर्टिकल 21 का ए में जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 का ए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 21 का क, 21 का ए के तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को, देखो आर्टिकल 21 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर है। आप जानते हो ना, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फंडामेंटल राइट क्या क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप जान रहे हो ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आप जानते हो कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण का अधिकार और फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर मैं आपसे बात करूं इस स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत इसको 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य, देखो 2 वर्ड लिखा है यहाँ, अनिवार्य और मुफ्त, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा तो अनिवार्य शिक्षा का मतलब अगर एडमिशन करवा लिए दूसरा में, तो जब तक आप इंटर पास नहीं हो जाइएगा तब तक आप नाम नहीं कटवा सकते, यानी अनिवार्य शिक्षा। नाम कटवाइएगा तो स्कूल पे काहे नाम कटवाया। और अगर हम बोले मुफ्त शिक्षा, किसी भी प्रकार का ट्यूशन फी, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, ट्यूशन फी, पढ़ाने का पैसा नहीं लिया जा सकता, किसी भी प्रकार का ट्यूशन फी नहीं ले सकते। फिर अब स्कूल कहेगा कि ड्रेस का फीस लो, तो कहेगा कि हम सुविधा दे रहे हैं उसका, ट्यूशन फी नहीं ले सकते, यही मुफ्त शिक्षा। ये 2002 के। अच्छा ये सर स्वतंत्रता का अधिकार में क्यों लाया गया? क्योंकि देखिए स्वतंत्रता का अधिकार का उपयोग वही कर सकता है जिसका मानसिक और बौद्धिक विकास हो चुका है। बौद्धिक विकास है, पागल है, स्वतंत्रता का विकास उपयोग करेगा, कहेगा स्वतंत्र है, मार के गरिया देगा। किसी के घूमने, कहेगा घूमने जाना है, स्वतंत्रता है, केकरो बेडरूम में घुस जाएगा। ऐसा तो स्वतंत्रता नहीं कर सकते, इसलिए मानसिक और बौद्धिक विकास जरूरी है। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर 86वां संविधान संशोधन 2002 करके राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया। महत्वपूर्ण बात है, दे तो दिया गया, लेकिन 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी की बात करो, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, आरटीई एक्ट। एक्ट मतलब कानून, अधिनियम। राइट टू एजुकेशन कानून 2009 में आया और राइट टू एजुकेशन कानून यही 2009 में आप देखेंगे जो आया वो 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस के दिन 2010 में लागू हुआ। देखो ये तीनों क्वेश्चन बहुत अनिवार्य है, इसीलिए हम डीप लेवल चले कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता दें। कब संशोधन? 86वां 2002, 86वां संविधान संशोधन। कहां? आर्टिकल 21 का ए। क्या है? 6 से 14 अनिवार्य और मुफ्त। कानून कब बना? 2009 का अधिनियम है। लागू कब हुआ? 2010 से। 2010 से सब सर्व शिक्षा अभियान ये सब सुने हैं ना, आप सुनते होंगे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, पहले ये था नारा। आज का नारा क्या है? नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे। अरे बिताओ जिंदगी, आजकल ही नारा चल रहा है, पहले का नारा ये है, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ, आप इस बात को आत्मसात कर लिए, याद रखें। अरे इसी में तो 1 अप्रैल 2010 से ये जो अधिनियम बना ना, इसी अधिनियम में लिखा है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल यानी कि 5वां तक का जो स्कूल होगा ना, वो किसी भी बच्चा के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब समझ रहे हैं कि नहीं? अब पढ़े भी होंगे और पॉलिटी में हम पढ़ाए भी हैं क्लास में, बहुत जल्दी पॉलिटी का बैच भी आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आपको बताएं मौलिक अधिकार कितने हैं? आप कहेंगे सर प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 से
एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संपत्ति का अधिकार हटा दिया। और संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद इसको कहां जोड़ दिए दोस्तों? अनुच्छेद 300 का क में जोड़ दिए। ये कानूनी यानी लीगल राइट बन गया, ये कानूनी अधिकार बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा तो दिए, तो अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अब 6 हैं। किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3 में है। कौन कौन से 6 हैं? तो अभी आपको मैंने बताया भी था। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और बोलो, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर मैं आपसे बात करूं आगे, ध्यान दीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद चौथा अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप कहेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार। और अगर मैं लास्ट बात करूं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। लिख लीजिए कॉपी में। और अगर मैं बात करूं इसकी दोस्तों तो इससे सवाल क्या पूछता है और कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22 ठीक तो लिखे। अगर शोषण के विरुद्ध तो 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण 29-30, 31 जो कि अनुच्छेद 31, आप जानते हैं अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार ही था, उसको हटा दिए और वो किसमें जो आप अनुच्छेद 32 ये हो गया। यही तो 6 अधिकार है, बच गया। 31 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद है ये, इसको हटा दिया गया दोस्तों। ये चीज आपके दिमाग में एकदम सेट चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो कह रहा है कि कौन मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? बताओ। सूचना का अधिकार, अभी हम आपको बताए थे आरटीआई 2005 में, याद है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 अभी तुरंत बताए हैं। शिक्षा का अधिकार, आप कहोगे सर हम जानते हैं। शिक्षा का अधिकार 2002 86वां संविधान संशोधन, इसमें आर्टिकल 21 का ए। मकान का अधिकार, काम का अधिकार, ये डीपीएसपी का हिस्सा है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। बीपीएससी का सवाल है एक से अधिक सही। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो जल्दी से देख लो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अगर मैं भाग 4 की बात करूं तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद है 36 से 51। 36 याद करना, देखो ना कितना आसान है। भाग 4 ईपीएसपी, 4 अक्षर है ईपीएसपी। 36 से 51। 36 में कहता है राज्य की परिभाषा, 37 में कहता है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप जानते हो अनुच्छेद 39 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 39 का क में एक संशोधन भी हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 से। अगर मैं इस बात, देखो ध्यान से सुना, हम धीरे धीरे बताते हैं। संविधान समान कार्य के लिए समान वेतन, कहोगे सर 39, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, देखो नहीं तो अपने समान है, 4 4 समान। 39 कहना 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है सभी को। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 350 का क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। हालांकि अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लागू हो गई है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो मातृभाषा में होगा, चाहे तेलुगु बोलो, ठेठ बोलो, भोजपुरिया में नहीं होगा। ध्यान दो, नहीं तो ये सब नॉन रोटी खाने लग जाएगा। ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे बात करें तो जल्दी बोलो, कह रहा है क्या सवाल में? 4 में दिए गए नीति कौन से सूचीबद्ध है? तो कहोगे 1 भी है, 2 भी है, सिर्फ 1 2 है भाई, ये थोड़े ना है।
और ये तो 350 थी, अरे 36 से 51 तक नहीं है, 350, बाप रे बाप। एक और दो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यहाँ संशोधन लिखा हुआ। मौलिक कर्तव्य तो आपको हम बताएं, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। 1971 में रूस ने हमारा बड़ा सहयोग किया था, इसीलिए आप देखेंगे कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन से ही 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटी 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट्स जो है उनके प्रति आदर रखना है, उनको संरक्षित करना है। भारत के जो स्वतंत्रता के वीर हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, ऐसे कई सारे हैं। और अगर हम बोले कि इसमें भी एक बार संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, और एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दिया गया, और ये 11 आज हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे पास मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सवाल आपसे कह रहा है किस संशोधन से जोड़ा गया था? पहले तो बताएं, फंडामेंटल 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। देखो बढ़िया से सुनो मेरी बात को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सब क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 से 61 तक भारत में राष्ट्रपति की चर्चा है। 62 में भी राष्ट्रपति ही है। 62 में यह कहता है कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 52 से 61 तक। अनुच्छेद 52 में आप जानते हो, एक ट्रिक भी आपको हमने बताया है, पकानिकोका द्वयोदशम। पकानिकोका द्वयोदशम याद है आपको? अगर मैं आपको बात करूं पकानिकोका, तो आपको कहेंगे अनुच्छेद 52, 53, ऐसे करके 54, 55, 56 करोगे 61 आ जाएगा। हम इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सही है, भारत के राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कि पद है, वहां से पद, राष्ट्रपति का पोस्ट होगा। 53 में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो होंगे उनमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, समस्त शक्ति भारत के राष्ट्रपति में होगी, अनुच्छेद 53 के अनुसार। और 53 के अनुसार यह भी कहता है कि राष्ट्रपति खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो 53 में कहता है कि राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, और राष्ट्रपति खुद स्वयं या अपने अधीनस्थ नीचे के अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करने लग जाते, इसीलिए अनुच्छेद 74 बना दिया गया। 74 का संशोधन करके 74 एक याद है ना आपको? ये तो 53 बताए, ज्यादा हम डीप नहीं जा रहे, ये तो 53 बताए। 53 एक जोड़ो कितना हुआ? 54, एक जोड़े थे ना 154। इसमें क्या लिखा? राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। 154 राज्यपाल चला जाएगा, ये राज्यपाल, और ये कहाँ आ जाएंगे? राष्ट्रपति, कार्यपालिका शक्ति निहित। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीधे कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, एकदम दोनों सही है। अनुच्छेद 53, यही देखो बीपीएससी 2016 का सवाल, क्या आपका क्लियर हो रहा है? राज्यपाल भी के लिए भी यही सही होगा, अनुच्छेद 54 चले जाएंगे। आपको हम समझा दिए, 53 का क्लॉज 1 है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं। ध्यान दें, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लिखा हुआ दोस्त, थोड़ी इसके लिए, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? हमको उम्मीद है कि आप आंसर बता दिए होंगे, मुख्य न्यायाधीश होता है। ये भी नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा। अनुच्छेद 62 बस ये कहता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो उनके पदों का निर्वहन, उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनके, अब राष्ट्रपति कई कारण से नहीं हो सकते, कहीं बाहर चले गए हैं, तब तो मरने सोच लेता है, मर भी सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो अनुच्छेद 62 यही कहता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यपाल होंगे। इंपॉर्टेंट बात सुन लो, 1969 जब इंदिरा गांधी को अपना पावर दिखाना था पहली बार, 1969, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आप जानते हैं, संसद में एक अधिनियम लाए थे,
जिनको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। इसी में ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति तो करेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये जो एक्ट है इसमें ये लिखा कि इंदिरा गांधी ने लिखा, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद को उनको राष्ट्रपति बनाना था, तो नीलम संजीवा रेड्डी को हरा के, तो इनमें क्या लिखा इन्होंने, इसमें लिखा कि भारत के अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप जानते हैं एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने थे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम जज है, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, वो बनेंगे। तो आंसर तो इसका ये होगा, हम आपको ये प्रॉपर डिटेल समझा दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कम्मा है। तो आप जानते हैं प्रतिभा पाटिल, ये पुराना सवाल है इसलिए प्रतिभा पाटिल आ गया। अभी तो आपको द्रौपदी मुर्मू जी का आएगा। तो आप जानते हैं 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन? महा द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिला से आती हैं, आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला है, आदिवासी वाली महिला में पहली है। और प्रतिभा पाटिल भी महिला ही थी, ये आप जानती हैं, वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो अभी अभी काम बता दिए, इस सवाल को अभी से जोड़ के। अगर आपसे उपराष्ट्रपति का क्रम पूछ ले, ये भी पूछ सकता है, तो आप कहेंगे सर 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ ये 14वें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 14वें हैं और राष्ट्रपति हमारी 15वीं है। तो इस सवाल को, इससे तो कोई मतलब है नहीं। आप चाहें तो जान सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से पहले 14वें कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे रामनाथ कोविंद जी, और उनसे पहले प्रणब मुखर्जी, वो 13वें हो जाएंगे, तो ये 12वीं हो जाएंगे। अगर इनके बारे में जानना है तो, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने से नहीं, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा ना, तब ये बन जाएगा। लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो, राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट बात है। सवाल पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111। कितना आसान है याद करना। एगो लोकसभा से, एगो राज्यसभा से, एगो राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाकर ये विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। ये बिल, बिल और अधिनियम समझते हैं? अमित शाह जी हमारे हैं, अमित शाह जी आए, कागज में कुछ लिख के पढ़ दिए, देखो इसे बनाना चाहते हैं, तो वो बिल है, इसको कहते हैं बिल। और वो बिल जब संसद लोकसभा से पास पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिया, तब तो वही बिल बन जाएगा अधिनियम, एक्ट। ठीक है, पहले था विधेयक, बाद में बन गया अधिनियम। अंग्रेजी में पहले था बिल, बन गया एक्ट। तब जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन कर दें। ध्यान दीजिए, श्री मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक, आपको हम बताए अभी तुरंत, उपराष्ट्रपति 14वें कौन है? जगदीप धनखड़। आपको यही ध्यान रखना है, बाकी सबसे कोई मतलब अभी है नहीं। इनसे पहले वेंकैया नायडू थे, उनके पहले मोहम्मद अंसारी थे। तो आप ट्रिक मानना चाहे तो मार ले, हमने बता दिया सारा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, देखो नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है ना, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात आपको एकदम गंभीरता से ध्यान रखना है। सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। गलती से राष्ट्रपति मत मार देना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात ध्यान रखें। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेगा? तो आप जानते होते हैं दोस्तों, हम बताएं अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं भारत के महान्यायवादी की बात कर रहे हैं। भारत के न्याय, अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का एक महान्यायवादी होगा, सबसे बड़ा विधिवेत्ता। अगर हम बात बोले भारत के महान्यायवादी का, तो आप कहेंगे सर भारत के महान्यायवादी का जो योग्यता है वो ठीक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही भारत का महान्यायवादी बन सकता है, योग्यता की बात कर दे। अगर हम बात करें इनको हटाने की प्रक्रिया, तो आप कहेंगे हटाना उठाना कुछ नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है।
राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे जब तक रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, शाद पर्यंत। अगर छोटी सी बात और हम इनके बारे में बताएं तो इनके पास ये ताकत है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा विधिवेत्ता है, कानून बनाने का बात करेगा, सरकार की तरफ से डिफेंड करेगा गवर्नमेंट को। तो अगर हम अभी की बात करें तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में है। वेंकट रमणी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी भारत के महान न्यायवादी हैं। इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इनके पास एक गजब की शक्ति है, आर्टिकल 79 क्लॉज 1 के तहत। इनके पास शक्ति क्या है? तो 79 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत के जो महान न्यायवादी होंगे वो संसद के किसी भी सदन में हिस्सा ले सकेंगे, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकेंगे, सुन सकेंगे, कुछ बोल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मतदान होगा तो इनको मतदान देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ये सरकार की तरफ से जा सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन ध्यान रखना मतदान का अधिकार नहीं। आगे बढ़े। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही, अभी तुरंत बताए हैं महान न्यायवादी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एमपी की सीट के रिक्त होने, देखो ये सवाल इसलिए लिया है ना कि लड़का देखता है मार देगा 6 महीना, लड्डू नंबर आ जाएगा, लड्डू नंबर आ जाएगा। सवाल में कह रहा है कि एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से कोई भी एमपी, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, या विधानमंडल का हो, एमएलए या एमएलसी, या तो विधानसभा का विधायक हो या विधान परिषद का हो, कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन लगातार सदन में नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 60 डेज यानी 2 महीना। देखो बीपीएससी का बहुत शानदार सवाल है, 2 महीना से ज्यादा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें भी जोड़ दिया गया है कि इसमें भी ये देखना होगा कि सत्रावसान नहीं हुआ हो, कहीं संसद का सदन ही नहीं चल रहा हो, फिर क्या करें। और 4 दिन से ज्यादा या 4 दिन तक लगातार संसद बंद नहीं हुई हो, संसद में अवकाश नहीं हुआ। अगर हो जाएगा 4 दिन से ज्यादा फिर उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 60 दिन आप ध्यान रखेंगे, 2 महीना। इसका बहुत बेहतरीन जवाब है इसका। राज्यसभा में होते हैं, आप जानते हो 250 सीट है राज्यसभा में, इसमें 238 चुनकर आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। मनोनीत सदस्य 12 मनोनीत सदस्य कौन करते हैं मनोनीत? राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत। और राष्ट्रपति मनोनयन कितने क्षेत्रों से करते हैं? 4 क्षेत्र से। अगर हम बोले 4 क्षेत्र कौन से हैं तो आप कहेंगे सर 4 क्षेत्र हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। अगर आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में अच्छा कर रहे हैं, जावेद अख्तर आप नाम सुने होंगे। और अगर हम बोले कला के क्षेत्र में हेमा मालिनी है, सनी देओल है, सचिन तेंदुलकर भी कला, खेलना एक कला। और चौथा अगर बोले समाज सेवा, समाज सेवा तो ढेरे देखेंगे, ढेरे देखते नहीं है कि बैनर लगा देगा। कौन है? युवा समाज सेवी। तो कितने लोग हो गए? 250 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 4 क्षेत्र से होता है, ये आपको बता दिया। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, देखो ये बहुत गजब का सवाल। तो इंपॉर्टेंट बात बता दें, राज्यसभा का कार्यकाल अगर हम बोले तो राज्यसभा विघटनीय नहीं है, कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, इसलिए 17वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा सब सुनोगे। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये फिक्स है। तो अगर हम बात करें, जल्दी से सोच देख लो एक बार, लोकसभा, ये राज्यसभा, और यहाँ राष्ट्रपति बना दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा आर्टिकल 81, ये 80, और संसद की अगर हम बात करें तो संसद अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। राष्ट्रपति के लिए बताया 52 से 61, 62 भी राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद की व्यवस्था है। तो अगर हम बात करें आपसे, विघटनीय नहीं है राज्यसभा, जब विघटन ही नहीं हो सकता तो राज्यसभा का कार्यकाल कैसे डिसाइड करोगे? कभी समाप्त नहीं हो सकता राज्यसभा, तो समाप्त होने का विषय ही नहीं है। देखो राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल पूछेगा तब 6 साल मारना, लड़का देखता है ये सब। सांसद का पूछेगा ना, राज्यसभा का सांसद, तब 6 साल होगा। राज्यसभा का सांसद 6 साल का कार्यकाल होगा, हर 2 वर्ष में हर 3 वर्ष में सांसद, समझ रहे हो ना? 6 साल सांसद का है। लेकिन हम बोले राज्यसभा का कार्यकाल, तो गजब सवाल है।
ये संशोधन, ये समाप्त होने का विषय नहीं है, तो कार्यकाल क्या बताएंगे। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। आपको हम बताते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 राज्यसभा के आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति की बात करता है। 64 में भी उपराष्ट्रपति है, ध्यान दें हम क्या बता रहे हैं। 64, 65, 66 सब उपराष्ट्रपति से संबंधित। आपको हम बताए थे उसरा निक्का चूस, ये ट्रिक बताए थे। खैर अभी इस पे नहीं जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। ये 63 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बोले भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति सभापति होगा, किसका, राज्यसभा का। यानी कि उपराष्ट्रपति को तनख्वाह उपराष्ट्रपति बनने के लिए नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति को पेमेंट मिलता है क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सभापति है। जबकि लोकसभा स्पीकर लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तो आंसर क्या होगा, इसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष अभी आपको बताए, आर्टिकल को जल्दी बोलो। 64, 63 में उपराष्ट्रपति है और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, सभापति होगा। 2-3 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन। देखो ध्यान से, हम आपको बता दें, धन विधेयक, आर्टिकल 109, 110 ध्यान रखेंगे। 109, 110, 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ धन विधेयक, मनी बिल। अगर हम 109 की बात करें तो 109 क्या कहता है, धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। धन विधेयक के बारे, विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। तो धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 119 में। इसी में विशेष उपबंध में क्या कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कोई ताकत नहीं है। 14 दिन का समय उसको लोकसभा देगी कि बेटा पारित करना है करो, कुछ संशोधन सुझाना है सुझा दो, बाकी हम लोग पारित कर लेंगे, तुम ज्यादा नाटक मत करो। आपको जानते हैं ना, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि आधार के कानून को धन विधेयक की तरह पारित किया गया था, चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आधार धन विधेयक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर पढ़ेंगे तो बात समझ में आएंगे। तो राज्यसभा के पास 14 दिन ही है। कह रहा है धन के संबंध में यही कह रहा है, धन संबंधी के मामले राज्यसभा शक्तिहीन है। कौन सा सही नहीं है, शक्तिहीन तो है, ये तो एकदम सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत हो गया। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होगा, यही पहले प्रथम बार आएगा। राज्यसभा को तो मोहलत दिया जाएगा 14 दिन का, यही गलत है। लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक पारित करना होता है, सही बात है। नहीं भी पारित करोगे तो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है, कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है, पारित तो उसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी ही है। कतिपय सिफारिश, तो कौन सा गलत है ये बताइए, गलत कौन है, बी, यही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर अगले सवाल की बात करें, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, ये इंपॉर्टेंट है, मत बोलना कि दोनों। पेश करने का मतलब क्या हुआ, कहां पहली बार आप पेश करें, लोकसभा। राज्यसभा में पेश नहीं होता, मोहलत दिया जाता है 14 दिन का। तो इसका आंसर क्या होगा। और अभी बताए धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध, जो हम बोल रहे हैं 14 दिन वाली बात, वह आर्टिकल 109 में। और धन विधेयक क्या है, किसको धन विधेयक कहोगे, ये आर्टिकल 110 में दिया गया। लेखा अनुदान, गजब का सवाल है दोस्तों, लेखा अनुदान। इसके लिए आपको विनियोग विधेयक भी समझना पड़ेगा। ठीक से, विनियोग विधेयक। जब इतना समझ ही रहे हो तो बजट भी समझ लो। समझना क्या है, थोड़ा सा तो समझा दे खाली एग्जाम के सवाल के लिए। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे बोले बजट तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 112, 112। अच्छा बजट भी नहीं लिखा, एकागो बोलेगा नेट पे तो हम पहले बता देते, बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 112 की बात कर रहे हैं बजट में, 2 जोड़ 2, 114 विनियोग विधेयक। 114 विनियोग विधेयक क्या है, कभी भी विनियोग विधेयक के संसद में पारित होने से पहले कोई भी
पैसा यानी कि संचित निधि से धन का निकासी नहीं कर सकता। यानी कि पैसा निकालना है तो पहले विनियोग विधेयक पारित कराना होगा 114 के अनुसार। वही दो फिर जोड़ दो, 116 लेखा अनुदान। 116 में क्या कहा गया कि अच्छा कहीं मार हो गया, कोई देश हम पे अटैक कर दिया, तो हम संसद से पहले विधेयक पारित करवाएंगे, पैसा विनियोग विधेयक पारित करवाएंगे, पैसा निकालना है जी, कोई डायरेक्ट पावर होना चाहिए, इमरजेंसी। तो कहा कि ठीक है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं बादल फट गया, कहीं बाढ़ आ गया, जे मन जे हो गया, तो लेखा अनुदान कहता है 116 में कि संचित निधि से विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना पैसा नहीं निकल सकता। लेकिन मारपीट जो भी इसे बोले हैं, इन कंडीशंस में, इन शर्तों पर अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान पारित हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा? लेखा अनुदान क्या है? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बजट के लिए। तुम ही बताओ, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए। भैया प्रत्याशित नहीं था, व्यय पूरा हो गया। एक सवाल और देख लीजिए जल्दी से। लोक लेखा समिति, आप जानते हो लोक लेखा समिति, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, पीएसी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सर 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, तो 15 कहां से होते हैं? लोकसभा से, और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। 1961 से ये ट्रेडिशन बन गया, ये परंपरा, कहीं लिखी हुई बात नहीं है, परंपरा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो आमतौर पर विपक्ष के नेता बनेंगे। इस वक्त अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, आप जानते हो। अगर हम बात करें, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति का काम क्या है? आप जानते हैं लोक लेखा समिति का काम कैग की रिपोर्ट की जांच करना है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा में ना, लोकसभा स्पीकर को पेश करती है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? ध्यान दीजिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पेश, क्वेश्चन एक दिशा देख लेते, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बोलो दोस्त, क्लियर है? बस ये लास्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में, वही तो सब जानता हो। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, कौन नहीं जानता है? सर्वोच्च न्यायालय से जो ऊपर कहां जाइएगा? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी अगर मान लीजिए फांसी की सजा दे दिया तो हाँ, तो आप अपील नहीं कर सकते, आप याचिका दायर कर सकते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय साथ छोड़ दिया तो किसको कहिएगा? राष्ट्रपति को कहिएगा कि अब तुम ही साथ दो। अनुच्छेद 72 में क्षमादान याद करवा दिए, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, तुम ही साथ दो, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अरे ये कौन बात हुआ? आप जानते हो कि कोर्ट मार्शल भी किसी का हो गया तो सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, यही गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ किसी भी अन्य सुनवाई कर सकता है, तो सही है। तो गलत पूछ रहा है कि कौन कौन सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं। अच्छा लगे तो आगे बताइएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सवाल हो गया, 50 सवाल और कराएंगे एक वीडियो में, तो आपका जितना बीपीएससी में सवाल आया है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक खैर।